हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है हमारे नव्य एजुकेशन हब चैनल पर। अगर आप सभी इस चैनल पर नए हैं सो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द रेगुलर अपडेट्स एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस। मेरा नाम निम्पल है और मैंने 12th क्लास की सीरीज स्टार्ट करी हुई है जिसमें मैं 2 लेक्चर ऑलरेडी दे चुकी हूँ, 2 वीडियोस बना चुकी हूँ। आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्सेप्ट मैंने आपको करवाया था, जस्ट रिवाइज कराती हूँ थोड़ा सा। अगर कोई चार्ज Q है, ठीक है, इसको हम बोलेंगे सोर्स चार्ज, ओके और इसके नियर में कोई एक अनदर चार्ज है दैट इज Q नोट, दूसरा चार्ज है Q नोट। तो हमें पता है दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं। पॉजिटिव चार्जेस रिपेल करते हैं एक दूसरे को दूर भगाते हैं, फोर्स लगाते हैं। तो ये चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, तो इस चार्ज की जो रेंज कितनी होगी लेट कर लेते हैं। ये इस चार्ज की रेंज है। रेंज का मतलब है ये एक ऐसा रीजन है, एक ऐसा फील्ड है जिस फील्ड के अंदर Q नोट चार्ज के ऊपर फोर्स लगा सकता है। अगर Q नोट चार्ज इस फील्ड के अंदर है तो इस चार्ज को फोर्स फील होगा। अगर ये चार्ज इस फील्ड के बाहर है तो इसको कोई फोर्स फील नहीं होगा। तो इसी रीजन को, इसी फील्ड को हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, ठीक है। अब इस चार्ज के अराउंड इस पूरे रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, ओके तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करने के लिए, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए पेपर पेन पे, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी पड़ती हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? एक पाथ होता है, स्ट्रेट भी हो सकता है ये पाथ और कर्व भी हो सकता है इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पाथ होगा सच दैट अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं उस पाथ के ऊपर, टेंजेंट टू इट एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। उस पॉइंट पर मुझे डायरेक्शन मिल जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, ठीक है। लेट मी गिव यू एग्जाम्पल। मान लेते हैं कि किसी चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ पर ऐसे शो हो रही है। यहाँ पर ये रीज़न है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का और इस लाइन से मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड शो करी है। तो इस लाइन के ऊपर लेट कर लेते हैं कोई एक ये पॉइंट P है, ठीक है। अगर इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करना है, ये एक कर्व्ड लाइन है। कर्व्ड लाइन पर टेंजेंट जब भी हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो एक लाइन ड्रॉ करूँगी मैं जो कि इस पॉइंट से पास होती हुई जाएगी, तो इसको बोलते हैं हम टेंजेंट। तो दिस टेंजेंट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कितनी स्ट्रेंथ होगी और डायरेक्शन क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो हमें इस टेंजेंट से पता लग जाएगा। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है जिससे हमें पता लगता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और पॉइंट कंसिडर कर लेती हूँ, Q पॉइंट। इस Q पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या डायरेक्शन होगी, इसको भी बताने के लिए मैंने इस पॉइंट Q से गुजरती हुई एक लाइन ड्रॉ करनी है और ये लाइन, इसी को हम टेंजेंट बोलते हैं। और ये जो डायरेक्शन है ये किसकी डायरेक्शन शो हो रही है? आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन शो हो रही है इस Q पॉइंट पर, ओके। अब हमें पता है चार्जेस 2 तरह के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज भी होता है और नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज के अराउंड भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, ठीक है, और नेगेटिव चार्ज के अराउंड भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्जेस से जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करेंगे तो उसकी डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में जो ये डायरेक्शन शो कर रही हूँ मैं, ये रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन होगी। कैसी डायरेक्शन होगी? रेडियली आउटवर्ड। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड रेडियली? रेडियली को समझाने के लिए मैं आपको, एक सर्कल होता है ना, सर्कल का सेंटर होता है और इस सेंटर से अगर मैं इस सर्कल को टच कर देती हूँ तो ये अपना रेडियस पॉइंट होता है ना। तो आप देखिए, मान लो सेंटर पे आपने कोई पॉजिटिव चार्ज रखा है, ठीक है, तो और ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अलोंग द रेडियस ही तो है ना, और ये डायरेक्शन आउटवर्ड है, सर्कल से बाहर निकलती हुई दिख रही है, तो इसलिए हम इस डायरेक्शन को बोलते हैं रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन। कैसी डायरेक्शन है इसकी? रेडियली आउटवर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो कर रहा है पॉजिटिव चार्ज की वजह से।
ऐसे ही नेगेटिव चार्ज की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसके चारों तरफ, तो उसकी डायरेक्शन को आप शो करोगे, लाइन से ही शो करोगे, बट डायरेक्शन क्या होगी इस बार, इनवर्ड डायरेक्शन होगी। कैसी डायरेक्शन होगी आपकी, इनवर्ड डायरेक्शन। इसको हम करेक्टली इसको बोलेंगे रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन होगी। क्लियर है। अब ये तो अलग अलग दूर दूर हैं पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस। अगर किसी सिस्टम में दो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं, दो चार्जेस हैं, एक आपका पॉजिटिव है और एक आपका नेगेटिव चार्ज है, तो हमें पता है पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है और नेगेटिव चार्ज की तरफ जाती है। तो जब दोनों ही पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आसपास रखे होते हैं, दो अपोजिट चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, तो इसके अराउंड आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इस तरह से शो करोगे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, ठीक है। ये आपकी डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, और नेगेटिव चार्ज की तरफ आपने किस तरह से दिखानी है, इनवर्ड डायरेक्शन दिखानी है, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से तो निकल रही हैं और एंड कहाँ पर हो रही हैं, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कैसा बिहेवियर हो जाएगा, इनके बीच में अट्रैक्शन की वजह से ये फील्ड लाइंस कुछ पॉजिटिव चार्ज से किस तरफ जाएगी, नेगेटिव चार्ज को। तो ये जो डायग्राम है ये दिखाता है अट्रैक्शन बिटवीन टू अपोजिट चार्जेस। ये तो अपोजिट चार्जेस के बीच में थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। हम दो अगर लाइक चार्जेस हों, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज हो, तो उसके अराउंड कैसे दिखाएंगे, लाइक कर लेते हैं, ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ये एक पॉजिटिव चार्ज है। अगर ये दूर दूर होते हैं तो आप डायरेक्शन कुछ इस तरीके से शो करते हो, ठीक है। लेकिन ये पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस रिपेल करेंगे तो आप रिपल्शन को कैसे शो करोगे, आपको रिपल्शन कुछ इस तरीके से शो करनी है। These are the electric field lines due to two positive charges. क्लियर है। और इनके बीच में एक सेंटर पॉइंट आता है, दैट इज P। इस P पॉइंट पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं है ना, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या शो कर रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, कि ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, ओके। अभी मैंने क्या लिया है कि इस चार्ज पॉजिटिव चार्ज और इस पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, मतलब सेम वैल्यू के चार्ज हैं। जब दोनों चार्जेस सेम होते हैं तो ये एक दूसरे के ऊपर सेम ही फोर्स लगाएंगे। सेम फोर्स लगाएंगे तो रिपल्शन जो फोर्स लगाएंगे उसकी वजह से ये जो पॉइंट P है ये जस्ट बिल्कुल इनके सेंटर में आएगा। कहाँ पर आएगा, इनके सेंटर पॉइंट पे आएगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लें कि ये जो दो चार्जेस मैंने लिए हैं इनका मैग्नीट्यूड अलग अलग है, क्या है, लेट कर लेते हैं, ये 2Q है और ये खाली Q है, इसकी पावर डबल हो जाएगी, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस शो करते हो तो आप इस तरह से शो करोगे। These are the electric field lines due to two positive charges of unequal magnitude। दो अलग अलग मैग्नीट्यूड के हैं, इसकी वैल्यू अलग है, इसकी वैल्यू अलग है। अब आप देखिए, जब दोनों चार्जेस की वैल्यू सेम थी तो पॉइंट P बिल्कुल सेंटर पे लाई करता है। यहाँ पर पॉइंट P शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड्स द लोअर चार्ज, क्योंकि इधर से रिपल्सिव, देखो चार्ज ज़्यादा है, चार्ज की वैल्यू ज़्यादा है तो ये फोर्स ज़्यादा लगाएगा, तो फोर्स ज़्यादा लगाएगा तो ये भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ही शो कर सकते हो। फोर्स ज़्यादा मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आप देख सकते हो इस तरफ थोड़ी सी डोमिनेट कर रही है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके ऊपर, ठीक है। तो ये पॉइंट P लेसर चार्ज की तरफ क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। एक लास्ट केस और रह गया है, अगर मैं एक इन्फिनाइट प्लेन शीट ले लेती हूँ, ठीक है, और ये प्लेन शीट भी आपकी कैसी है, पॉजिटिवली चार्ज। पॉजिटिवली चार्ज प्लेन शीट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी,
हमें पता है डायरेक्शन आउटवर्ड होती हैं और ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस होती हैं। कैसी होती हैं? परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ठीक है, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैंने आपको शो कर दी ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट। ठीक है, हमेशा सरफेस के साथ कैसा एंगल बनाएंगे? ये 90 डिग्री। ओके, और पॉजिटिव इनफाइनाइट प्लेन शीट है तो डायरेक्शन आपको आउटवर्ड दिखानी है, अगर नेगेटिव होती तो डायरेक्शन आप चेंज कर देते हैं, इनवर्ड डायरेक्शन शो कर देते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉलो करती हैं। ठीक है, वैसी ही होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, अब फर्स्ट जो प्रॉपर्टी होगी दैट इज दीज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस forms continuous curves। हमेशा ये continuous curves ही बनाती हैं, ये कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाएंगी, not form closed loop but not form closed loops। continuous curves होते हैं ये, जैसे कि ये आपके कर्व है कंटिन्यूसली, हम बोल सकते हैं, लेट कर लेते हैं ये कोई पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज से हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो पॉजिटिव चार्ज से निकल रही है, एमर्ज हो रही है, स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज और एंड कहाँ पर हो रही है? इन्फिनिटी डिस्टेंस पर ये एंड हो रही है। ठीक है, ऐसे ही नेगेटिव चार्ज में हम क्या दिखाते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो इन्फिनिटी से आ रही है, स्टार्ट इन्फिनिटी से हो रही है, एंड कहाँ पर होती है? नेगेटिव चार्ज पर एंड होती है। तो ये क्लोज लूप नहीं बनाते, एक जगह से स्टार्ट होकर दूसरे जगह पर ये एंड हो जाते हैं कंटिन्यूसली। ऐसा नहीं कि इनमें कहीं पे ब्रेक लग जाएगा, नो, कंटिन्यूसली चलती रहती हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, कहीं पर इनके बीच में गैप नहीं आएगा, ब्रेक नहीं आएगा। ठीक है, तो ये आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं, टेंजेंट टू दीज लाइंस will give direction of electric field intensity। मुझे क्या मिल जाएगा? इन लाइंस के ऊपर अगर मैं किसी भी पॉइंट पर, एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर अगर मैं क्या ड्रॉ करूं? टेंजेंट ड्रॉ करूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको कराया था कि एक कर्व है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इस पॉइंट के ऊपर अगर आपको क्या निकालनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन पता करनी है तो आप टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए। टेंजेंट से हम इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर, लाइन के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो हम वहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का पता लग जाता है। ठीक है, थर्ड जो आपका प्रॉपर्टी है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज नॉर्मल टू द कंडक्टर। नॉर्मल मीन्स होता है 90 डिग्री बनाएगा हमेशा। कैसे बनाएगी? 90 डिग्री। ठीक है, कोई भी कंडक्टर है, लाइक कर लेते हैं ये पॉजिटिव चार्ज है, तो हमेशा ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सरफेस के साथ कैसा एंगल बनाएंगे? 90 डिग्री एंगल। ठीक है, आप देख सकते हैं सरफेस के साथ ये 90 डिग्री एंगल आपका बना रही है। ठीक है, कि फिक्स्ड होगा हमेशा, किसी भी मेटेलिक कंडक्टर है, ठीक है, उसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है तो सरफेस पे हमेशा परपेंडिकुलर एंगल 90 डिग्री एंगल बनाएंगे। ठीक है, नाउ द फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है कि कोई भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर्स। कोई भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को काटती नहीं है, इंटरसेक्ट नहीं करती। जैसे कि मान लो एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये है, ए से बी तक जा रही है, एंड दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये है, सी से डी तक जा रही है। मान लेते हैं कि ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कट कर रही हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट पी पर अकॉर्डिंग टू द ए बी डायरेक्शन क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की? इस तरफ डायरेक्शन होगी। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू द सी डी लाइन डायरेक्शन होगी, टेंजेंट ड्रॉ करो, इसी एक पॉइंट पर आपको दो डायरेक्शन मिल रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटेंसिटी की।
इज इट पॉसिबल कि एक ही पॉइंट पर, एक ही पोजीशन पर मेरी दो डायरेक्शन हो सकती है? जैसे मैं आपकी तरफ देख रही हूँ, सामने देख रही हूँ, अभी इस इंस्टेंट पर मेरी नज़र आपके सामने है, ठीक है, आपको ही देख रही हूँ मैं, लेकिन किसी दूसरे टाइम पर मैं इधर भी देख सकती हूँ, लेकिन किसी एक टाइम पर तो एक ही डायरेक्शन होती है ना, ठीक है। ऐसे ही एक ही पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की एक ही डायरेक्शन होगी, ना कि दो डायरेक्शन। इसीलिए कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कट नहीं करती हैं। एक दूसरे को कट करेंगे तो किसी एक पॉइंट पर हमें दो डायरेक्शन मिल जाएंगी, विच इज नॉट पॉसिबल, इम्पॉसिबल बात है ये, ठीक है। तो इंटरसेक्ट नहीं करती। ओके, ना द फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है? जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं कॉन्ट्रैक्ट करती हैं लॉन्गिट्यूडनली, कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली। अब कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है? जैसे मान लो एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं ड्यू टू अपोजिट चार्जेस। और ये जो प्रॉपर्टी होती है ना, ये हमें अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्जेस ये शो करती हैं, ठीक है। देख सकते हैं आप, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है दो चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन शो कर रही हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनल। ये जो प्रॉपर्टी है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ जाती हैं, देखो ये सिकुड़ रही है ना एक तरफ, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं, ये जो कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली है, यही प्रॉपर्टी हमें अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्जेस के बारे में, अपोजिट चार्जेस के बारे में बताती है, ठीक है। अब एक और होता है, सिक्स्थ प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक्सर्ट लेटरल प्रेशर। लेटरल प्रेशर एक्सर्ट करती हैं, ठीक है, ऑन ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर क्या एक्सर्ट करती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? लेटरल प्रेशर। ये प्रॉपर्टी हमें क्या शो करती है? रिपल्शन शो करती है। क्या शो करेगी हमें? रिपल्शन। लेट कर लेते हैं, दो पॉजिटिव चार्जेस है, सेम चार्जेस के बीच में हमें क्या शो करती हैं? ये रिपल्शन शो करती हैं। आप देख सकते हो कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं, प्रेशर लगा रही हैं, ठीक है। तो ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की सिक्स्थ प्रॉपर्टी हो जाएगी, ओके, जो कि रिपल्शन शो करती है बिटवीन टू लाइक चार्जेस। क्लियर है? सेवेंथ एंड द लास्ट प्रॉपर्टी इज, सेवेंथ प्रॉपर्टी है जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं कैन पास थ्रू डाई इलेक्ट्रिक्स। डाई इलेक्ट्रिक्स में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो सकती हैं। अब व्हाट इज डाई इलेक्ट्रिक्स? देखो हमें पता है जो हमारे पास मटेरियल होते हैं, इंसुलेटर, इंसुलेटिंग मटेरियल होता है ना, एक इंसुलेटर होता है। इंसुलेटर कौन होते हैं? जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते। अपने ऐसे मटेरियल जैसे प्लास्टिक होता है ना, प्लास्टिक एक इंसुलेटर मटेरियल है ना, इंसुलेटर है क्यों? क्योंकि ये अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन कुछ इंसुलेटर ऐसे होते हैं, अगर मैं इंसुलेटर के एंड्स पर क्या अप्लाई कर दूं? एक बैटरी अप्लाई कर दूं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दूं, तो ये जो इंसुलेटर है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लग जाता है। इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लग जाएगी, चार्जेस मूव करने लग जाएंगे, ठीक है। तो इसी इंसुलेटर का नाम बन जाता है डाई इलेक्ट्रिक, ठीक है। जब इंसुलेटर को हम किसी एक्सटर्नल फील्ड में से कनेक्ट कर देते हैं तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने लग जाएगी। इसी मटेरियल को क्या हो जाएगा, नाम क्या हो जाएगा इसका? डाई इलेक्ट्रिक, ठीक है। तो डाई इलेक्ट्रिक कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जो आफ्टर ज्वाइनिंग द, मतलब आफ्टर ज्वाइनिंग दिस, व्हाट इज दिस, बैटरी, ठीक है, इसको कनेक्ट करने के बाद हम क्या कर देंगे, हमारा इंसुलेटर क्या बन जाता है? डाई इलेक्ट्रिक बन जाता है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो जाती हैं? देखो जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है वहाँ पर चार्जेस होता है, और जहाँ पर चार्जेस है वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें से क्रॉस कर सकती हैं, बट कंडक्टर के अंदर से क्रॉस नहीं करती, ठीक है, ओके। नेक्स्ट आपको, अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दी हुई हो,
ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको किसी एरिया में, किसी यूनिट एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको शो करी हुई है, तो वहाँ पर उस नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप गिन के, जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगे ना, उनको गिन के आपको इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के बारे में पता लग सकता है कि कितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी उस पर्टिकुलर एरिया में। ठीक है, लेट कर लेते हैं कि एक छोटा सा पॉजिटिव चार्ज है ना, इसके अराउंड क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं। ठीक है, वैसे तो चारों तरफ होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, बट मैंने एक ये पर्टिकुलर एरिया कंसिडर कर लिया। ओके, अब मैंने यहाँ पर एक एरिया ये कंसिडर करा है, दिस इज P, और इससे बिल्कुल इक्वल एरिया यहाँ पर कंसिडर कर लिया। ठीक है, Q, थोड़े से डिस्टेंस पर। क्लियर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस है R1, और चार्ज से लेकर इस Q एरिया तक का डिस्टेंस है R2। ओके, अब आप देखिए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जितनी पास हो रही हैं इस पर्टिकुलर एरिया में से, कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, 1 2 3 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं P से, तो NP नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एरिया P इज 4, और Q से कितनी पास हो रही हैं, 1 और 2, कितनी पास हो रही हैं, 2 ही पास हो रही हैं। ठीक है, तो हम बता सकते हैं इस नंबर से कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं किसी पर्टिकुलर एरिया में, उतना ही ज़्यादा स्ट्रेंथ हो जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड की। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पर कम है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होगी क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पर क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, तो ये आपका एक अलग कंसेप्ट था जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में बता सकते हो। ठीक है, टेंजेंट से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं वो तो हमें डायरेक्शन बता देता है, और नंबर से हमें क्या पता लग जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में पता लग जाएगा। और भी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में करवा रखा है, मेरा लास्ट लेक्चर आप देख लेना, इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट मैंने पूरा करवा रखा है। उसमें मैंने किसी भी चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था किसी डिस्टेंस r पर, तो ये अब हमारे पास रिलेशन आया था इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये डिस्टेंस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जितना डिस्टेंस बढ़ाओगे चार्ज से, जितना डिस्टेंस बढ़ाओगे, अब यहाँ पे आप देख सकते हो R2 इज ग्रेटर देन R1, तो उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इस रिलेशन से भी आप इसको समझ सकते हो। क्लियर है? ओके, नाउ द नेक्स्ट most important topic of this chapter is electric dipole. What is electric dipole? ठीक है, डायपोल किसे बोलते हो, डाई मीन्स टू। ठीक है, दो चार्जेस होते हैं डायपोल में, कितने चार्जेस होते हैं, दो। एक होता है आपका नेगेटिव और एक होता है आपका पॉजिटिव चार्ज। दोनों ही इक्वल चार्जेस होंगे और अपोजिट चार्जेस होंगे, एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव, सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। ठीक है, इसी अरेंजमेंट को हम डायपोल बोल देते हैं। सिंपल है, दो, डाई मीन्स दो चार्जेस, पोल मीन्स चार्जेस होता है, डाई मीन्स दो, पोल मीन्स चार्जेस। ठीक है, तो दो चार्जेस होंगे, इक्वल और अपोजिट होंगे हमेशा। इनका मैग्नीट्यूड, अगर ये 10 कूलाम है तो ये भी 10 कूलाम है, ये 1 कूलाम है तो ये भी 1 कूलाम होगा। सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को हम ना लिख देते हैं, लिखते हैं 2a। ठीक है, जनरली 2a से ही रिप्रेजेंट करते हैं। ये इसका हम लेट कर लेते हैं, ये ओरिजिन है, सेंटर पॉइंट है। एक चार्ज O से लेकर नेगेटिव चार्ज कितना दूर है, a, इक्वली ही दूरी पर होते हैं ये सेंटर से, a डिस्टेंस की दूरी पर होंगे। ठीक है, डिस्टेंस पर होंगे। ओके, तो दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल। नेक्स्ट इज व्हाट इज इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। व्हाट इज इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट से आप क्या समझते हो, जैसे ये इलेक्ट्रिक डायपोल हमारा अरेंजमेंट होता है ना, -q और +q। ठीक है, अब इस डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कितनी होगी, इस डायपोल की स्ट्रेंथ कितनी होगी। ओके, इस डायपोल की स्ट्रेंथ कितनी है, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय P, और इसको हम डायपोल की स्ट्रेंथ भी बोल देते हैं। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू होती है, इट इज द प्रोडक्ट होता है किसका, 1 ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज।
क्या तो ये वाला चार्ज ले लो या फिर ये, कोई एक चार्ज, दोनों इक्वली तो है, बस साइन अलग है तो हमें साइन नहीं कंसिडर करना है यहाँ पर। वन ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज प्रोडक्ट करनी है इसकी, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बिटवीन दीज टू चार्जेस। अगर मैं इस डिस्टेंस, ये जो ए और बी पॉइंट के बीच में, दो चार्जेस के बीच में डिस्टेंस है, इसको अगर मैं वेक्टर डायरेक्शन इंक्लूड कर दूँ तो ये डिस्प्लेसमेंट बन जाता है। डिस्टेंस प्लस डायरेक्शन क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। तो इन दोनों वेक्टर्स की ये आपका स्केलर क्वांटिटी होती है चार्ज। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिल जाता है? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट मिल जाएगा, और ये आपकी डायपोल स्ट्रेंथ भी बोलते हैं इसको। इसकी जस्ट यही डेफिनेशन है, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बिटवीन दीज टू अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। ओके, ठीक है। अब देखिए हमारे पास इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होगी। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की फिजिकल सिग्निफिकेंस, मतलब फिजिकल सिग्निफिकेंस मतलब अपने आसपास क्या, मतलब इसकी क्या इम्पोर्टेंस है ना। हम जब भी आसपास हम देखते हैं तो कि हर एक चीज़ का कुछ यूज़ होता है, ठीक है, वही हमने पढ़ना है। फिजिकल सिग्निफिकेंस पढ़नी है हमने, इसकी क्या होगी, ठीक है, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डायपोल्स। ओके, डायपोल्स कह लो या डायपोल मूवमेंट कह लो, ठीक है। अब देखिए किसी भी मटेरियल, कोई भी मटेरियल होता है, कोई भी मैटर होता है, उसके अंदर क्या होते हैं? एटम्स होते हैं, ठीक है। ये हो गए आपके एटम्स, है ना, ये आपके क्या हैं? एटम्स होते हैं। हर एक मैटर के अंदर, कोई भी अपने आसपास कुछ भी देख लो, हर एक, इवन गैस में भी एटम्स होते हैं। ओके, अब मुझे पता है ये आपका एक एटम है। इस एटम में एक सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस, जिसके अंदर प्रोटॉन्स होते हैं, और इसके ऊपर, प्रोटॉन्स के ऊपर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, और इसके अराउंड कुछ ऑर्बिट्स होती हैं। इन ऑर्बिट्स में आपका इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। क्या मूव करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स, जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ओके, हमें पता है एटम में जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मीन्स जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने ही नेगेटिव चार्ज है, इक्वल होते हैं। ओके, अब देखिए आप डायपोल मोमेंट के बिहाफ पे हम मॉलिक्यूल्स को दो टाइप के मॉलिक्यूल्स में हम डिवाइड करेंगे। एक होते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। क्या होते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स? देखिए सेंटर ऑफ मास, व्हाट इज सेंटर ऑफ मास? देखिए मैं आपको समझाती हूँ। ये एक बॉडी है ना, इसका मास पूरी जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है, ओके। लेकिन सेंटर ऑफ मास 11th क्लास का एक कंसेप्ट है, जिसमें आपको पढ़ाया गया था कि किसी भी बॉडी का एक ऐसा पॉइंट होता है, इस पॉइंट पर इस बॉडी का सारा मास कॉन्सेंट्रेटेड होता है, मतलब सारा का सारा मास उसी पॉइंट पर होता है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं इस मार्कर को इस पॉइंट से बैलेंस करूं, है ना, तो इसका सारा का सारा मास कहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड है? इस पॉइंट पर, और इसी पॉइंट को हम सेंटर ऑफ मास बोलते हैं किसी भी मॉलिक्यूल का, किसी भी ऑब्जेक्ट का, ठीक है। अब इसने बोला सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्जेस coincide with center of mass of negative charges। किसी भी एटम के अंदर, मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या होते हैं? एटम्स होते हैं, ठीक है। अगर उन एटम्स का पॉजिटिव चार्ज और उन एटम्स का नेगेटिव चार्ज का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कोइंसाइड कर दे, वो मैच कर जाए, तो नेट जो मोमेंट होती है उस टाइम पर जीरो होती है। नेट डायपोल मोमेंट आपकी क्या आ जाएगी? जीरो आती है। इस केस में डायपोल मोमेंट आपकी जीरो रहती है। इसीलिए इन्हीं मॉलिक्यूल्स को आप क्या बोलते हो? नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स बोल देते हो, ओके। इनमें कोई डायपोल मोमेंट नहीं होती। डायपोल मोमेंट क्या होते हैं? चार्जेस तो होते हैं, लेकिन कुछ डिस्टेंस सेपरेट भी तो होना चाहिए ना, दो चार्जेस के बीच में सेपरेशन होना चाहिए। लेकिन मैंने यहाँ पर क्या बताया कि जितने भी पॉजिटिव चार्ज हैं और जितने भी नेगेटिव चार्ज हैं, उनका जो सेंटर ऑफ मास है वो एक ही पॉइंट पर लाई कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है। तो इस केस में डायपोल मोमेंट आपका जीरो होता है, कोई डायपोल्स ही नहीं होते, तो डायपोल मोमेंट कहाँ से होगी? ठीक है। अब सेकेंड जो मॉलिक्यूल होता है दैट इज पोलर मॉलिक्यूल्स। पोलर मॉलिक्यूल्स में क्या होता है? ठीक है, अगर मैं यहीं पर आपको बता दूं कि पोलर मॉलिक्यूल्स की अगर बात करें, ठीक है, इसमें क्या होता है? सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस
डज नॉट कोइंसाइड, इसमें नोट लगाना है बस आपको, नॉट कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्जेस। अगर पॉजिटिव चार्जेस का सेंटर ऑफ मास नेगेटिव चार्जेस से कोइंसाइड नहीं कर रहा, जैसे कि एक एटम है, ये पॉजिटिव चार्ज इधर है, सारे नेगेटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास इधर है, तो कोइंसाइड तो नहीं कर रहा ना, अलग अलग है और कुछ डिस्टेंस से सेपरेट भी है। तो ये अरेंजमेंट किस चीज़ की बन रही है? किसकी बन रही है अरेंजमेंट? डायपोल की बन रही है ना। तो ये जो डायपोल की अरेंजमेंट है, इससे हमें पता चलता है कि एटम्स के अंदर डायपोल्स भी एग्जिस्ट करते हैं। और वो कब एग्जिस्ट करेंगे? मॉलिक्यूल्स के अंदर अगर सेंटर ऑफ मास ऑफ द पॉजिटिव चार्ज कोइंसाइड नहीं कर रहा, दूर दूर है दोनों सेंटर ऑफ मासेस, तब हमारे मॉलिक्यूल के अंदर डायपोल्स होते हैं और ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम पोलर मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, पोलर मॉलिक्यूल्स बोलेंगे। ओके, अब देखिए यहाँ पर ये मैंने बताया कि जो डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी कुछ डायरेक्शन होती है। डायरेक्शन तो मैंने आपको बताई ही नहीं। डायरेक्शन जो डायपोल मोमेंट की हमेशा नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज होती है। कैसी डायरेक्शन होती है? हमेशा नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये डायरेक्शन हो जाएगी, डायपोल मोमेंट इसमें आएगा और क्या डायरेक्शन होगी? नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए ये अपना कोई मैटर है, इसमें बहुत सारे क्या हैं? एटम्स हैं आपके। एटम्स के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं। अगर पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो इसके जो डायपोल्स बनते हैं ना, हर एक एटम के अंदर डायपोल होते हैं ड्यू टू दीज चार्जेस, सब चार्ज सेपरेशन। तो ये डायपोल रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं, मतलब इनकी जो डायरेक्शन है वो इधर उधर होती है ना, एक डायरेक्शन नहीं होती इनकी। तो क्या होता है, इनकी वजह से जो डायपोल मोमेंट आता है ना, अगर मैं उन सबका वेक्टर सम करूं तो नेट मीन्स टोटल डायपोल मोमेंट जो हो जाती है वो आपकी जीरो हो जाती है। पोलर मॉलिक्यूल्स के लिए भी डायपोल्स तो होते हैं, नॉन पोलर में तो डायपोल्स ही नहीं थे, डायपोल्स इसमें होते हैं, बट ये रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं, इनकी डायरेक्शन इधर उधर होती है। नेट हम करते हैं टोटल, तो मोमेंटम क्या आ जाता है आपका? जीरो मोमेंटम आ जाता है। ठीक है, अब इसको सही कैसे किया जाता है? लाइक अगर हमें डायपोल्स हैं इसके अंदर, ओके, अगर मैं दोनों तरफ इस एंड को पॉजिटिव प्लेट से कनेक्ट कर दूं और इस एंड को नेगेटिव प्लेट से कनेक्ट कर दूं, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देती हूँ मैं। इस मटेरियल के दोनों तरफ क्या अप्लाई कर दिया मैंने? इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया। तो ये जो डायपोल्स होते हैं, इनकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? अब इन सभी की डायरेक्शन ओरिएंट हो जाएगी एक डायरेक्शन में। ठीक है, देखिए क्या होता है, अगर इस तरफ पॉजिटिव प्लेट है और इस तरफ कैसी प्लेट है? नेगेटिव प्लेट लगा दी, तो जो इस एटम के नेगेटिव चार्ज होंगे वो इस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे और पॉजिटिव किस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे? राइट साइड पे। ठीक है, तो ये क्या बन रहे हैं यहाँ पर? डायपोल्स बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं यहाँ पर? डायपोल्स बन रहे हैं। तो नेगेटिव टू पॉजिटिव ये डायरेक्शन हो जाएगी, सभी डायपोल्स की डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट हो जाएगी। तो इस टाइम पे आपका नेट डायपोल मोमेंट ज़ीरो नहीं होगा। तो इसको हम बोलते हैं, जो पोलर मॉलिक्यूल्स थे वो अब पोलराइज हो चुके हैं, इनकी डायपोल मोमेंट कुछ आ चुकी है। ऐसे ही हमारे पास नॉन पोलर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, उनको भी हम पोलर मॉलिक्यूल्स बना सकते हैं। कैसे बनाओगे नॉन पोलर को पोलर मॉलिक्यूल्स? मान लो अभी तो जैसे ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है, इसका पॉजिटिव भी यही है और नेगेटिव भी यही है, लेकिन अगर इसके दोनों तरफ मैं एक पॉजिटिव प्लेट लगा दूं और एक नेगेटिव प्लेट लगा दूं, ठीक है, तो दोनोों तरफ क्या अप्लाई कर दिया मैंने? पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से सारे के सारे नेगेटिव चार्ज इस एंड पर आते हैं, पॉजिटिव चार्ज इस एंड पर आ जाएंगे। सेपरेट कर दिया ना हमने पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल भी क्या बन चुका है? अब पोलर बन चुका है। ठीक है, इसकी भी कुछ डायपोल मोमेंट आ चुकी है। इसी मेथड को हम पोलराइजेशन मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, और ये पोलराइजेशन मेथड बहुत जगह यूज़ होता है। तो ये थी आपके डायपोल मोमेंट की फिजिकल सिग्निफिकेंस। ठीक है, ओके, अब हम नेक्स्ट करेंगे व्हाट इज डायपोल फील्ड। लेट मी रब दिस। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में तो अभी शुरुआत में ही पढ़ा था, सीखा था कि किसी चार्ज के अराउंड एक ऐसा रीजन होता है कि इस रीजन में कोई दूसरा चार्ज आएगा तो वो फोर्स फील कर पाएगा, इसकी वजह से पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए। ठीक है, इसी रीजन को हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं।
इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है। ऐसे ही डायपोल फील्ड भी होता है। डायपोल फील्ड होता है डायपोल की वजह से। जैसे डायपोल में क्या होता है, दो पॉजिटिव और दो चार्जेस होते हैं, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है, और कुछ डिस्टेंस से क्या होते हैं, ये सेपरेटेड होते हैं। ठीक है, अब इनके अराउंड में भी तो एक रीजन हो सकता है ना। ओके, इस रीजन को ही हम इलेक्ट्रिक डायपोल फील्ड बोलेंगे। अब इस रीजन में कोई एक दूसरा तीसरा चार्ज अगर मैं रख दूं तो वो फोर्स फील करेगा इन दोनों चार्जेस की वजह से। एक की वजह से अट्रैक्शन फील करेगा और एक की वजह से रिपल्शन फील करेगा। लेट कर लेते हैं कोई पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव क्या करेगा, रिपेल करेगा, और ये नेगेटिव पॉजिटिव के ऊपर क्या करेगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा, है ना। ये तो इसको अपनी तरफ खींचेगा और ये इसको रिपेल करेगा, है ना। तो फोर्स तो लग रहा है ना, ये दोनों चार्जेस इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, तो इस रीजन के अंदर लगा रहे हैं। अगर इस रीजन से बाहर होगा ये चार्ज तो इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा। तो जिस रीजन के अंदर फोर्स फील किया जाता है ड्यू टू इलेक्ट्रिक चार्जेस, इसी रीजन को हम फील्ड बोल देते हैं। तो ये डायपोल की वजह से फील्ड है, इसलिए इसको डायपोल फील्ड बोल देंगे हम। क्लियर है। सो नेक्स्ट हमने करना है फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल के एक्सियल लाइन मीन्स हॉरिजॉन्टल लाइन। लेट मी शो यू, दिस इज माइनस क्यू चार्ज, दिस इज प्लस क्यू चार्ज। ये ए पॉइंट पर प्लेस है और ये बी पॉइंट पर प्लेस है। इसके बीच में डिस्टेंस है 2a डिस्टेंस है टोटल। ओके, ये इसका सेंटर पॉइंट है O, यहाँ से लेकर AO डिस्टेंस है, A हो जाएगा, और OB डिस्टेंस भी A हो जाएगा। एक्सियल लाइन मीन्स हॉरिजॉन्टल लाइन पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। लेट कर लेते हैं ये कोई पॉइंट P है, इस P पॉइंट पर कोई एक टेस्ट चार्ज रखा है, ये P पॉइंट पर चार्ज रखा है, दैट इज Q। हम मानेंगे इसको 1 माइक्रोकूलम मान लो या 1 कूलम मान लो, यूनिट चार्ज हमने मानना है इसको। क्या मानना है हमने, यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट पॉइंट P। ठीक है, P पॉइंट पर क्या है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड। अब इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर, इस पॉइंट P के ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है ड्यू टू दिस डायपोल। ओके, अब आप मुझे बताइए, खुद ही देखिए, ये नेगेटिव चार्ज है ना, इस नेगेटिव चार्ज और ये आपका पॉजिटिव चार्ज है, इनके बीच में अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन होगा, कमेंट करें। नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में दोनों अपोजिट चार्जेस हैं, तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। ठीक है, तो ये नेगेटिव चार्ज इस P को, इस चार्ज को इस तरफ खींचेगा ना, अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो ये डायरेक्शन हो जाएगी फोर्स की डायरेक्शन। माइनस Q चार्ज इस P वाले चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएगा, जो कि इस तरफ डायरेक्शन होगी, लेफ्ट साइड डायरेक्शन होगी। जो डायरेक्शन फोर्स की होती है वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने आपको बताया था फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है, तो जो डायरेक्शन फोर्स की है वही डायरेक्शन किसकी हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो हम मान सकते हैं कि इस माइनस Q चार्ज की वजह से लेट कर लेते हैं ये है E2 इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसकी डायरेक्शन ये दे रखी है आपको। अब देखिए यहाँ पर B पे क्या रखा है, आपका पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। रिपल्शन होगी लाइक चार्जेस के बीच में, तो ये चार्ज इसको दूर भगाएगा इस तरीके से, और ये इसको लेट कर लेते हैं E1। इस चार्ज पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है E1 जो कि B पर रखा है, और माइनस Q चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E2। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और E2 का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। पहले हम E1 निकाल लेते हैं। अच्छा, ये जो डायपोल का ओरिजिन है, इससे आपने ये जो चार्ज रखा है ये R डिस्टेंस पर रखा है। कितना डिस्टेंस पर रखा है, R डिस्टेंस पर। ये जो चीज़ें मैं बोल रही हूँ ना, ये सब चीज़ें आपको लिखनी होती हैं एग्जाम के लिए। ठीक है, अब सिर्फ आप डायग्राम बनाओगे फिर सीधा एक्सप्रेशन लिखोगे नहीं, इससे काम नहीं चलता। आपको प्रॉपर लिखना पड़ता है कि कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल जिसका माइनस Q चार्ज A पर है और प्लस Q चार्ज B पर है। इसकी एक्सियल लाइन पर P पॉइंट पर हमने क्या रखा है, तो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा है, और माइनस Q चार्ज क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड E2 से शो हो रही है,
और प्लस क्यू चार्ज क्या करेगा, रिपेल करेगा, दैट इज गिवन बाय E1। ठीक है, ये सब आपको लिखना होगा। ओरिजिन से P पॉइंट R डिस्टेंस पे है, इनके बीच में डिस्टेंस 2a है, सब कुछ लिखना होता है। ठीक है, एग्जामिनर जब भी आप एग्जाम में लिखते हो तो एग्जामिनर को बुद्धू समझ के लिखा करो, सब कुछ आपको ही बताना होता है। उसको नहीं पता ये क्यू भी क्या है, क्यू भी आपको बताना कि ये चार्ज है। ओके, इस तरह से आप रिप्रेजेंट करोगे तो आपके फुल मार्क्स आएंगे, कोई मार्क्स नहीं कटेंगे। ठीक है, देखिए सिर्फ एक्सप्रेशन लिखने से मार्क्स नहीं मिलते। E1 क्या है, मैग्नीट्यूड निकालना है हमें पता है किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से, किसी एक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होती है, चार्ज डिवाइड बाय 4πε0, और उस चार्ज का चार्ज पॉइंट का किसी एक पॉइंट से डिस्टेंस निकालना। तो ये आपका नॉर्मल इक्वेशन होती है। ठीक है, नॉर्मली आप इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकालते हो, तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है आपको इस माइनस क्यू चार्ज की वजह से, E2 होगा, माइनस क्यू चार्ज की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज E2 का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो अगर मैं वेक्टर का मॉडुलस ले लेती हूँ तो हम इसको सिंपल लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड को E2 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 1/4πε0। चार्ज कितना है, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना है, माइनस प्लस नहीं लिखना है यहाँ पर, Q। अच्छा, अब इस माइनस Q और इस P के बीच में डिस्टेंस कितना है टोटल, R तो O तक है ना, और O से लेकर A तक कितना है, A डिस्टेंस है, तो यहाँ पर डिस्टेंस आएगा R प्लस A, और डिस्टेंस का क्या होता है, स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये आपका चार्ज इस माइनस क्यू चार्ज की वजह से P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। सिमिलरली हम निकालेंगे E1 भी क्या होगा, E1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड को हम ऐसे लिख सकते हैं, मॉडुलस ले लिया तो ये मैग्नीट्यूड बन जाता है वेक्टर का 1/4πε0। चार्ज तो आपका Q ही है, और अब की बार डिस्टेंस कितना होगा, देखिए टोटल डिस्टेंस R है, हमें डिस्टेंस निकालना है PB। तो इस पूरे में से R डिस्टेंस में से अगर मैं A को माइनस कर दूं तो मुझे PB मिल जाएगा ना। OP में से क्या माइनस करना है, OB माइनस करना है, तो मुझे PB मिल जाएगा। तो यहाँ से R माइनस A हो जाएगा आपका PB। तो प्लस Q और P में जो डिस्टेंस होगा वो आपका R माइनस A का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? ओके, अब यहाँ से आप देख सकते हो कि E2 ज़्यादा होगा या E1 ज़्यादा होगा, कौन सा मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, E1 या E2। ऑब्वियसली आप देख सकते हो यहाँ पर कॉमन क्या है, चार्ज भी सेम है, ये 4πε0 भी सेम है, सिर्फ ये क्वांटिटी अलग है। अब इस R में से ये डिस्टेंस आपका कम है ना, R माइनस A, दिस डिस्टेंस कम है। अगर डिस्टेंस कम होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू ज़्यादा होती है ना, और डिस्टेंस ज़्यादा है, डिनोमिनेटर में डिस्टेंस ज़्यादा है, R प्लस A, ये डिस्टेंस ज़्यादा है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी आपकी, कम होगी। और आप वेक्टर से भी देख सकते हो, मैंने ये वेक्टर की मैग्नीट्यूड कम बनाया है और इसका थोड़ा सा लार्ज बनाया है, तो हम यहाँ से देख सकते हैं E1 इज ग्रेटर देन क्या आ रहा है, E2 आ रहा है। तो अब इस पॉइंट की P के ऊपर 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहे हैं आपके। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालोगे आप, वेक्टर सम करोगे। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमने क्या करना होगा, वेक्टर सम करना होगा, E1 प्लस E2। ओके, अब जब भी आपको पता है कि जब भी वेक्टर निकालना, इनका हमें रिजल्टेंट निकालना होता है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो हमें रूल लगाना पड़ेगा। क्या रूल लगाना होगा, दिस E स्क्वायर E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस थीटा। ये थीटा क्या होता है, इस दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल, कितना एंगल है इन दोनों वेक्टर्स के बीच में, 180 डिग्री है ना, तो यहाँ पर पुट कर दो थीटा की वैल्यू 180 डिग्री। कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है भाई, कॉस 180 की वैल्यू होती है -1, तो इसकी जो -1 वैल्यू आएगी, मैंने माइनस साइन यहाँ ले लिया, ये एक आइडेंटिटी बन गई E1 माइनस E2 का होल स्क्वायर, है ना। जब मैं यहाँ पर स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल करूँगी तो मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे मिल जाएगी, E1 माइनस E2। अब आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगी आपकी। ये E1 की वैल्यू पुट करे और E2 की वैल्यू पुट करो, देख सकते हो E1 और E2 में क्या कॉमन है, Q और 4πε0 तो कॉमन है, इसको बाहर ले लो, 4πε0।
E1 की वैल्यू ये है आपकी 1/r माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस ए का होल स्क्वायर। सो दिस इज योर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब इसको हमने सॉल्व करना है, अभी ख़त्म नहीं हुआ। इलेक्ट्रिक फील्ड Q/4πε0। ठीक है, ये यहाँ पर क्या है 1 माइनस आर होल स्क्वायर माइनस 1r प्लस ए होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, एलसीएम लेना है। जब आप एलसीएम लोगे तो यहाँ पर देखो r माइनस ए और r प्लस ए आइडेंटिटी बन जाती है r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ पर बचेगा आपका r प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस r माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर बाहर आपका Q/4πε0 आ जाएगा, Q/4πε0। इनको आइडेंटिटी लगा के आपको ओपन करना है, r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ra माइनस r स्क्वायर। अब यहाँ पर प्लस r स्क्वायर होता है बट बाहर माइनस है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस ही हो जाएगा। ठीक है, और इसमें आपका थर्ड टर्म क्या आती है, -2ra, और बाहर भी माइनस है, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस 2ra हो जाएगा, डिवाइड बाय r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, कितना बचा है यहाँ पर, हाँ जी बताइए, 4ra। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड Q/4πε0 4ra डिवाइड बाय r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर है। अब इस 4ra को क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 2a मल्टीप्लाई 2r लिख सकते हैं ऐसे। यहाँ पे देखिए आप q मल्टीप्लाई 2a शुरू में आपको करवाया था, दिस इज इक्वल टू डायपोल मोमेंट p और 2r, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम डायपोल मोमेंट के टर्म्स में लिख सकते हैं। तो ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल। वेक्टर फॉर्म में जो डायरेक्शन p की होगी वही डायरेक्शन e की है। बताइए p की डायरेक्शन क्या होती है, -q टू +q, इस तरफ डायरेक्शन है, और इनका नेट डायरेक्शन भी क्या है, ये वेक्टर बड़ा है तो इस तरफ डायरेक्शन आएगी। दोनों, ये p की डायरेक्शन है और ये e की डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन क्या है, ये आपकी सेम आई है। तो वेक्टर फॉर्म में आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो। यहाँ पर लास्ट में हम एक केस अप्लाई करते हैं। वो केस क्या होता है कि अगर हम मान लेते हैं कि जो ये आपका पॉइंट P है ये बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे है इस A डिस्टेंस से, तो इस केस में आप A को नेग्लेक्ट कर सकते हो, नियरली इक्वल टू 0 पुट कर सकते हो। तो आपका ये जो एक्सप्रेशन बनता है, अगर आप A को 0 कर दोगे, r स्क्वायर r की पावर 2 की पावर 2 हो जाएगी 4। तो यहाँ से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, इस r से यहाँ पर सिर्फ r की पावर 3 बचेगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपका लेंथ जो डिस्टेंस है उसके क्यूब के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जितना ज़्यादा दूर आपका डिस्टेंस होगा उतना ही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, वीक होता चला जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड उतने ही डिस्टेंस पर कम होता चला जाएगा। क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमने करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक ये जो डायपोल था हमने क्या किया था, एक्सियल लाइन पे देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर मैं इक्वेटोरियल लाइन पे निकालूँ तो इक्वेटोरियल लाइन, व्हाट इज इक्वेटोरियल लाइन, लेट मी शो यू। यहाँ पर आपका -q चार्ज है, यहाँ पर आपका कौन सा चार्ज है, +q चार्ज है। ये आपका डायपोल है A एंड B, सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। कितना डिस्टेंस है, 2a डिस्टेंस होता है। ये डिस्टेंस आपका A है और ये भी आपका डिस्टेंस A है, OB एंड OA। अब इक्वेटोरियल लाइन मतलब होता है O के जस्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर आपका कोई पॉइंट P है और इस P पॉइंट पर आपने यूनिट टेस्ट चार्ज रखना है, दैट इज 1 कूलम या 1 माइक्रो कूलम यूनिट चार्ज रखना है, पॉजिटिव चार्ज रखना है। ठीक है, इसको हम इक्वेटोरियल लाइन बोलते हैं। अगर इक्वेटोरियल लाइन पे कोई पॉइंट चार्ज रखा है आपने तो इस डायपोल की वजह से इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी वो निकालना है। ठीक है, अब आप यहाँ पर देख सकते हो -q चार्ज है, यहाँ पर कौन सा है, +q चार्ज। -q चार्ज और +q चार्ज कितना फोर्स लगेगा, हमने ये r डिस्टेंस पर रखा हुआ है पॉइंट P,
तो फोर्स जो लगेगा इस पॉजिटिव चार्ज को ये अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, अट्रैक्ट करेगा, तो अट्रैक्टिव फोर्स की डायरेक्शन यही होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपकी ये हो जाएगी E1। ओके, और आप बताइए मुझे, ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी ये, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, दूर भेजेगा, और ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इस चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, तो डायरेक्शन आपकी ये हो जाएगी। क्लियर है? लेट कर लेते हैं, ये जो डायरेक्शन है TA और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के बीच में एंगल कितना है, थीटा एंगल है। ठीक है, अब डायरेक्शन तो हमें पता चल चुकी है, अब हमें मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड E1 का मैग्नीट्यूड निकालना है। E1 किस वजह से है, चार्ज Q की वजह से है, डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इनके बीच में हमने क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। ये चार्ज और इस P के बीच में डिस्टेंस निकालना है, PA डिस्टेंस निकालना है। आप इस ट्रायंगल में देखिए PAO ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो PA का स्क्वायर OA का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर के इक्वल होगा ना, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर प्लस इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ पर OA कितना है, A स्क्वायर है, और OP कितना है, R स्क्वायर। तो ये आपका PA, दिस इज PA स्क्वायर वैल्यू आ गई। ठीक है, तो यहाँ पर डिस्टेंस से तो आएगा, डिस्टेंस का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर आपका एक्सप्रेशन आ जाएगा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। सिमिलरली आप E2 निकालेंगे, मैग्नीट्यूड निकालेंगे आप इसका, चार्ज Q है, ओके, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, डिस्टेंस कितना है आपका, PB डिस्टेंस है, PB। अब इस ट्रायंगल में आप क्या लगा सकते हो, पाइथागोरस, ये परपेंडिकुलर है, ये क्या है आपका बेस है, और हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगी, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ये डिस्टेंस भी R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। यहाँ पर डिस्टेंस का स्क्वायर होता है, तो अगर आप इसका स्क्वायर करोगे तो सिर्फ ये इतना ही बचेगा। अब आप इन दोनों को देखिए इक्वेशन को, क्या दोनों राइट हैंड साइड इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी तो इक्वल हो जाएंगे ना। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या है आपका, सेम मैग्नीट्यूड है, तो हमें इसका सेम ही बनाना पड़ेगा ये डिस्टेंस। ठीक है, अब ये दो वेक्टर्स हैं, दो इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं आपके पास, इसके आपने टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है P पॉइंट पर। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम इनको कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, किसी एक वेक्टर को लेट कर लेते हैं, कोई एक वेक्टर A है और इसका हॉरिजॉन्टल के साथ बन रहा है एंगल थीटा, तो ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है इसको हम बोलते हैं A cos थीटा, और इसके जस्ट परपेंडिकुलर में एक कंपोनेंट होता है दैट इज A sin थीटा कंपोनेंट होता है। ठीक है, तो किसी भी एक वेक्टर को हम दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं। ये एक वेक्टर x एक्सिस में कितना हो जाएगा, A cos थीटा, और y एक्सिस में कितना हो जाएगा, A sin थीटा। सिमिलरली यहाँ पर भी हम रिजॉल्व करेंगे। थीटा है ये आपका, लेट कर लेते हैं, ये एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ मैं यहाँ पर। ओके, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है ना, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, अल्टरनेटिव एंगल। तो आप जब E1 को रिजॉल्व करोगे, थीटा के साथ वाला कंपोनेंट क्या होता है आपका, E1 cos थीटा हो जाएगा, और थीटा के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, E1 sin थीटा हो जाएगा। देख रहे हो आप इस कंपोनेंट को। ठीक है, E1 रिजॉल्व हो गया। ओके, ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा ही लेना है हमने। ओके, क्योंकि डिस्टेंस सेम है, ये वाला डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस सेम है ना, तो इनके सामने वाले एंगल भी सेम ही होते हैं, ये एंगल प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, अब इस E2 वेक्टर को भी रिजॉल्व करें। अब देखो हॉरिजॉन्टल के साथ ये जो लाइन है ये थीटा एंगल मारे, तो ये भी एंगल कितना बनेगा, थीटा ही बनेगा ना। देख लो, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, थीटा एंगल बनेगा यहाँ पर। E2 को रिजॉल्व करिए, E2 को थीटा के डायरेक्शन में रिजॉल्व करोगे तो यहाँ पर ये कंपोनेंट आ जाएगा E2 cos थीटा, और इसके जस्ट परपेंडिकुलर में जो ये कंपोनेंट आएगा, ये कंपोनेंट हो जाएगा आपका E2 sin थीटा। क्लियर है?
अब आपने निकालनी है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई डायरेक्शन। वाई डायरेक्शन के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है बताइए ज़रा। देखिए E2 साइन थीटा पॉजिटिव है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली हमने वाई डायरेक्शन में। E2 साइन थीटा प्लस में क्या करना है E1 साइन थीटा, ये कॉम्पोनेंट नेगेटिव वाई की तरफ है इसलिए मैंने माइनस साइन लगा दिया। ओके, तो E2 साइन थीटा माइनस E1 साइन थीटा। क्या हमने देखा है यहाँ पर E1 इक्वल टू किसके है E2 के। अगर ये E2 और E1 का मैग्नीट्यूड बराबर है तो आपको वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिला है, ये दोनों कंपोनेंट इक्वल है तो अपोजिट डायरेक्शन में है तो दोनों कंपोनेंट का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, और अगर मैं एक्स डायरेक्शन में निकालूँ तो आप इसको नोट कर लीजिएगा पॉज करके। एक्स डायरेक्शन में निकालती हूँ तो कैसे निकलेगा एक्स डायरेक्शन में। देखिए आप Ex निकालना है आपने, नेगेटिव एक्स की तरफ है दोनों ही और दोनों की डायरेक्शन सेम है, माइनस E1 cos थीटा माइनस E2 cos थीटा है ना। और E1 E2 बराबर है, अगर मैं इनको खाली सिर्फ E से रिप्रेजेंट कर दूं ओके तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं माइनस 2E cos थीटा। E1 को भी E लिख लिया और E2 को भी E लिख लिया। मैंने आपको बताया हुआ है अगर इलेक्ट्रिक वेक्टर है उसका मॉडुलस ले लेता है तो हम इसको खाली E भी लिख सकते हैं, इसके ऊपर वेक्टर साइन ना लगा के। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ही रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में कितना हो चुका है, वाई में तो है ही नहीं, जो एक्स में है तो इसी को हम टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड बोल सकते हैं। तो आपका टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस 2E cos थीटा हो चुका है। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। -2 E की वैल्यू पुट करिए, E की वैल्यू कुछ भी, ये दोनों में से कोई भी वैल्यू पुट कर लीजिए, दोनों बराबर ही हैं, r² प्लस a²। क्लियर है। cos थीटा की वैल्यू निकालिए आप इस ट्रायंगल से। cos थीटा कितना होता है, पर पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। बेस कितना है a, कोई भी ट्रायंगल ले लीजिए, यहाँ पर cos थीटा निकाल लीजिए, यहाँ पर निकाल लीजिए। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है, r² प्लस a²। अंडर रूट मतलब होता है पावर इसकी हाफ है। यहाँ पर पुट करनी है आपको cos थीटा की वैल्यू, तो यहाँ पर cos थीटा की वैल्यू a है, मल्टीप्लाई करना है आपको डिवाइड बाय r² प्लस a² की पावर कितनी है, हाफ। यहाँ पर पावर है 1 और यहाँ पर पावर है हाफ, कितनी होगी टोटल पावर, 3/2। तो आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकला है, 2qa माइनस 4πε0 r² प्लस a² होल पावर 3/2। 2qa को आप क्या लिख सकते हो, -p, डायपोल मोमेंट लिख सकते हो, 4πε0 r² प्लस a² की पावर 3/2। ये आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल चुकी है। इसमें भी हम एक केस लगा सकते हैं, अगर r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a तो हम a को क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं, 0 के इक्वल पुट कर सकते हैं। तो आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, 4πε0 r² होल पावर 3/2, 2 से 2 पावर कैंसिल, p/4πε0 r³ माइनस का साइन वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हो। तो आप ये फाइनल एक्सप्रेशन लिख सकते हो वेक्टर फॉर्म में, दोनों एक्सप्रेशन। अब आप देख सकते हैं जो डायरेक्शन p की है, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन -q टू +q होती है, दिस इज द डायपोल मोमेंट डायरेक्शन। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इसके जस्ट अपोजिट है, डायपोल मोमेंट पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है और इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ आई है। तो दोनों की डायरेक्शन इक्वल एंड क्या है, अपोजिट है। तो दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, ये आपका नॉर्मल डिस्टेंस पर है और ये तब है जब r बहुत ज़्यादा होता है। अभी आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला एक्सियल लाइन पे भी और इक्वेटोरियल लाइन पे भी। एक्सियल लाइन पे आपका कितना आया था इलेक्ट्रिक फील्ड, इस केस में आया था 2p डिवाइड बाय 4πε0 r³। सिर्फ मैं मैग्नीट्यूड लूँगी तो ये माइनस साइन हटा सकती हूँ, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये तो है आपका इक्वेटोरियल लाइन पे और ये है आपका एक्सियल लाइन पे। अगर मैं इनके रेशियो ले लेती हूँ, ठीक है, E इक्वेटोरियल बाय
इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल लाइन दैट इज दिस विल गिव 1/2। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल लाइन पे निकला है वो एक्सियल लाइन के इलेक्ट्रिक फील्ड का हाफ है। ठीक है, तो ये इनमें रिलेशन हो गया। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही बहुत है। ओके, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, जितना मर्जी शेयर करें। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, पसंद आई हो, और लाइक करें इसको जितना हो सके। थैंक यू।